नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। तो देश विदेश की 100 खबरों में आपका स्वागत है। बने रहे हमारे साथ। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अब 11 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले करीब 12 घंटे तक उससे पूछताछ होगी। आशीष पर मर्डर, एक्सीडेंट में मौत, आपराधिक साजिश और लापरवाही से वाहन चलाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मजिस्ट्रेट के सामने कलम बंद उसके बयान दर्ज किए गए हैं। आशीष का क्राइम ब्रांच में मेडिकल टेस्ट भी हुआ। डीआईजी उपेंद्र कुमार ने बताया कि आशीष मिश्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, कुछ सवालों के जवाब भी नहीं दे रहा है, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। आशीष को क्राइम ब्रांच में वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। उसे मेडिकल परीक्षण में लखीमपुर जिला अस्पताल ले जाया गया। इसके लिए इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अखिलेश कुमार क्राइम ब्रांच में पहुंचे और मेडिकल टेस्ट किया। इससे पहले आशीष घटना के 7वें दिन शनिवार को क्राइम ब्रांच के सामने सुबह 10:36 पर पेश हुआ। इस दौरान उसने रुमाल से अपने मुंह छुपा कर रखा और पिछले दरवाजे से एंट्री की थी। क्राइम ब्रांच में पूछताछ के दौरान 14 बार चाय नाश्ता अंदर गया। आशीष मिश्रा के साथ उनके वकील अवधेश सिंह और मंत्री अजय मिश्रा, टेनी के प्रतिनिधि अरविंद सिंह अजय और भाजपा के सदर विधायक योगेश वर्मा भी मौजूद रहे। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में एसडीएम सदर भी मौजूद रहे। पूछताछ में 10 एफिडेविट और एक पेन ड्राइव के साथ 2 मोबाइल पेश हुए। उनसे एसआईटी संतुष्ट नहीं दिखी। बताया जा रहा है कि 13 वीडियो एसआईटी को दिए गए हैं। इनकी फॉरेंसिक जांच एक्सपर्ट करेंगे। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। इसमें बीजेपी और टीएमसी में आज पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो और टीएमसी की सांसद नुसरत जहां का नाम है। भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हुए। ऐसा माना जा रहा है कि टीएमसी में सुप्रियो काफी सक्रिय भूमिका में होंगे। हालांकि भवानीपुर उपचुनाव के दौरान बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका चिब्रेवाल के खिलाफ प्रचार में वो नहीं उतरे। नुसरत ने इसी साल मार्च अप्रैल में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी के लिए काफी बढ़ चढ़कर प्रचार किया था, लेकिन आगामी विधानसभा उपचुनाव में सीएम ममता को उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी गई। हाल ही में मां बनी नुसरत ने एक्टर यश दासगुप्ता और एक भाजपा नेता के साथ अपने कथित संबंधों को लेकर सुर्खियां बटोरी थी। टीएमसी सुप्रीमो और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, टीएमसी महासचिव और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, देव, मिमी चक्रवर्ती, राज चक्रवर्ती, सयानी घोष स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। साथ ही सुब्रत बनर्जी और फिरहार हकीम समेत कई अन्य लोग भी स्टार प्रचारक में शामिल हैं। दिल्ली में बिजली संकट की आहट शुरू होते ही दिल्ली के उत्तरी हिस्से में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी टाटा पावर ने लोगों को मैसेज भेजकर सतर्क रहने और बिजली को संभल कर इस्तेमाल करने की चेतावनी दी। मैसेज में कहा गया, राजधानी में दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक सप्लाई पर असर पड़ सकता है। अगर जल्दी कोयला सप्लाई नहीं की गई तो 2 दिन बाद बड़े स्तर पर कटौती शुरू हो सकती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बिजली संकट को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लेकर इस मामले पर ध्यान देने की अपील की। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आज केंद्र सरकार से बिजली संकट से निपटने के लिए कोटा के अनुसार राज्य की कोयले की आपूर्ति को तुरंत बढ़ाने के लिए पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कहा है कि देश में कोयले की भारी कमी हो रही है। वहीं ग्राहकों से अपील है कि जरूरत न होने पर लाइट, डिवाइस और एयर कंडीशन बंद करके बिजली की बचत की जाए। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि पूरे देश में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट में कोयले की बहुत कमी है। दिल्ली को जिन प्लांट से बिजली आती है उनमें 1 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। कोयला बिल्कुल भी नहीं है, इसका इस्तेमाल संभाल के करें। मुंबई में क्रूज रेप पार्टी में पकड़े गए आरोपियों ने ड्रग्स छिपाने के लिए बेहद महफूज तरीके से अपनाए थे। लड़कों ने जूतों में तो लड़कियों ने सैनिटरी पैड्स में ड्रग्स छिपाए थे, जिसमें सैनिटरी पैड्स में छिपाकर रखी गई ड्रग पिल्स को दिखाया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक कॉर्डेलिया द इम्प्रेस क्रूज में पकड़ी गई आरोपी मुनमुन धमीजा ने इसी तरीके से ड्रग्स को सैनिटरी पैड में छुपाया हुआ था। एनसीबी ने बताया कि मुनमुन के एक कमरे से सीरीज का वीडियो है और इसे क्रूज पर सर्चिंग के दौरान बनाया गया। एनसीबी ने मुनमुन के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 20, 27 और 35 के तहत मामला दर्ज किया। वे अभी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। ड्रग्स केस में आर्यन खान के साथ गिरफ्तार हुई दिल्ली की मुनमुन धमीजा के पास एनसीबी को ड्रग्स मिली है। मुनमुन एक मॉडल है, अक्सर पार्टियों में देखी जाती हैं और कई बॉलीवुड हस्तियों और सिंगर्स के साथ भी इनको स्पॉट किया जा चुका है।
मुनमुन मूल रूप से मध्य प्रदेश के सागर की रहने वाली है। उनकी स्कूलिंग से लेकर एजुकेशन भी सागर और भोपाल में हुई है। हालांकि अब सागर में उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं रहता। मुनमुन के पिता का कई साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है। उनकी मां का पिछले साल निधन हो गया था। साल 2014 से वे अपने भाई के साथ दिल्ली में रहती हैं और वे एक प्राइवेट कंपनी में बड़ी पोस्ट पर कार्यरत है। ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान के केस का बुरा असर अब उनके पिता शाहरुख खान के प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ने लग गया है। ऐप बायजूस ने बॉलीवुड एक्टर के सभी विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। यही नहीं, शाहरुख की स्पॉन्सरशिप डील्स में भी बायजूस सबसे बड़ा ब्रांड था। इस ब्रांड के एंडोर्स करने के बदले शाहरुख को सालाना 3 से 4 करोड़ रुपए मिलते थे। वहीं 2017 में कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर, इसके अलावा उनके पास आईसीआईसी बैंक से लेकर रिलायंस, जियो, एलजी, दुबई टूरिज्म और भी कई सारी ब्रांड एंडोर्समेंट्स कंपनियां शामिल थी। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर शाहरुख की ट्रोलिंग शुरू हो गई है। लोगों ने ब्रांड्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है जिनका विज्ञापन शाहरुख करते हैं। सोशल मीडिया पर लोग बायजूस से सवाल पूछ रहे हैं कि कंपनी शाहरुख को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर क्या संदेश देना चाहती है। क्या एक्टर अपने बच्चे को यही सब सिखाते हैं? 39 वर्षीय रविंद्रन ने 2007 में कैट की तैयारी करने के लिए कोचिंग क्लास शुरू की थी। 2009 में उनके कई छात्र उनके साथ हो गए। 2011 में उन्होंने थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपनी कंपनी रजिस्टर्ड की थी, जो कि अब बायजूस के नाम से है। 2015 में ऐप लॉन्च करने के बाद कंपनी में बड़ी सफलता हुई, जिसके बाद दुनिया भर के प्रतिष्ठित निवेशकों ने अपनी कंपनी में पैसे लगाए। वहीं 2018 में उनकी कंपनी का वैल्यूएशन $1 अरब हो चुका था। क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार आर्यन खान ने केस का असर अब उनके पिता के प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ता हुआ साफ नजर आ रहा है। बता दें कि बायजूस से उनको हटाने का भी लोग निर्णय ले चुके हैं। कपिल मकरानी ने ट्वीट करके कहा, बायजूस ने नशेड़ी के बाप के सारे ऐड पर रोक लगाई है। अब हिंदुस्तान में डर लगने लगेगा। शाहरुख खान की फोटो के साथ बायजूस के एक पोस्ट को भी एडिट करके लिखा गया है, जिसमें बायजूस ऐप पर घर से बुक करे चरस, गांजा, हेरोइन। अमरजीत सिंह ने 2 फोटो का कोलार्ज बनाया है। पहली फोटो में स्टूडेंट्स पढ़ाई करते दिख रहे हैं, वहीं दूसरे में एक व्यक्ति नशा करते हुए दिख रहा है। पहली फोटो पर लिखा है नॉर्मल स्टूडेंट, दूसरी में लिखा हुआ है बायजूस स्टूडेंट्स। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में नाव के पलटने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत और करीब 60 लोग लापता। यह हादसा कांगो नदी में हुआ। उत्तर पश्चिमी प्रांत मोंगाला के गवर्नर के प्रवक्ता नेस्टर मेवारो ने बताया कि 51 शवों को बरामद कर लिया गया है। प्रवक्ता ने बताया, नाव में यात्रियों के सवार होने से पहले उनकी गिनती नहीं की जा सकी। ऐसे में नाव की सीटिंग कैपेसिटी को देखकर लापता लोगों की संख्या का अंदाजा लगाया जा रहा है। मैकबाडो ने बताया कि दुर्घटना की रात के दौरान खराब मौसम के कारण फिर भी अधिक भीड़ भाड़ की वजह से हुई है। हादसे में मरने वालों की ठीक संख्या पता करने के लिए अभी कुछ समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। प्रांतीय अधिकारियों ने 3 दिन के शोक की घोषणा की है। कांगो में नाव दुर्घटनाएं आम है, क्योंकि इसमें अक्सर क्षमता से ज्यादा यात्री सवार होते हैं, जिसके कारण इस तरह की अभद्र घटनाएं हो जाती हैं। इसी साल फरवरी में मई नदोम्बे प्रांत में कांगो नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ। इसमें 60 लोगों की मौत हुई है। नाव में 700 से ज्यादा यात्री सवार थे। इजराइल ने एक बार फिर सीरियाई हवाई हमला किया है। इसमें 2 विदेशी लड़ाके मारे गए हैं। हमले में 6 सीरियाई सैनिकों के घायल होने की खबर है। ब्रिटेन की वॉर मॉनिटर के मुताबिक इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के एयरपोर्ट पर मिसाइल दागी। मीडिया सना के मुताबिक हमला शुक्रवार रात 9 बजे हुआ है। इजरायली की ओर से T4 सैन्य एयरबेस पर मिसाइल दागी गई। इनमें से 6 सैनिक घायल हुए हैं। इजराइल के डिफेंस ऑफिसर ने हमले की बात मानी है। उन्होंने कहा है कि हम विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स पर टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि इजराइल ने सीरिया में ईरान से जुड़े सैन्य ठिकानों के खिलाफ सैकड़ों बार कार्रवाई की, लेकिन कभी भी उसने हमले की बात को स्वीकारा नहीं। बता दें कि इजराइल को अपनी उत्तरी सीमा पर ईरानी घुसपैठ का डर बना रहता है और इसके चलते वो ईरानी बेस और लेबनानी आतंक संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करता है। हिजबुल्लाह लेबनान के शिया मुसलमानों का आतंकवादी संगठन और राजनीतिक पार्टी भी है। यह संगठन ईरान के शिया मुसलमानों के सिद्धांतों पर चलता है। वहीं बता दें कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने लेबनान में घुसे इजरायली लोगों को मारने के लिए हिजबुल्लाह की स्थापना की थी। हिजबुल्लाह ईरान और सीरिया के राजनीतिक सैद्धांतिक सैन्य समर्थन हासिल करता रहता है। इजराइल इसलिए ईरान के इस संगठन से नफरत भी करता है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम शुक्रवार की रात एक बार फिर डाउन हो गए थे। इस आउटेज के कारण कंपनी ने कहा कि कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म में आई तकनीकी खराबी के चलते ये दोनों प्लेटफॉर्म्स डाउन हो गए, जिसकी वजह से कई यूजर्स को परेशानी उठानी पड़ी। इस बार फेसबुक का आउटेज का असर भारत में भी नहीं, बल्कि जिन देशों में फेसबुक और इंस्टाग्राम डाउन हुए उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम भारतीय समय के अनुसार 12:11 पर डाउन हुए थे। इस दौरान इंस्टाग्राम यूजर्स को फीड रिफ्रेश करने में मुश्किल आ रही थी। इसके साथ ही फोटो अपलोड करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सप्ताह भर के अंदर आए दूसरे आउटेज के लिए फेसबुक ने माफी मांगी है। फेसबुक ने रात 2:47 पर माफी मांगते हुए कहा कि आप लोग को जो भी समस्याएं हो रही हैं उसके लिए हमें खेद है। अगर आप हमारी सर्विस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हमें खेद है। हम जानते हैं कि आप एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए कितने निर्भर हैं। अब हमने समस्या को हल कर दिया है। इस बार भी अपना धैर्य बनाकर रखें और फिर से हमें धन्यवाद। सप्ताह की शुरुआत में फेसबुक आउटेज हुआ था, तब फेसबुक के साथ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बंद हो गए थे। आउटेज की समस्या कई घंटे बीतने के बाद भी बनी रही। ऐसे में लोग ना मैसेज भेज पा रहे थे और ना ही रिसीव कर पा रहे थे। चीन में चल रही बिजली की किल्लत का असर भारत को भी देखने को मिल रहा है। वहां की सोलर इक्विपमेंट कंपनियों ने सप्लाई में देरी होने की वजह से नोटिस आना शुरू कर दिया है। नोटिस में कहा गया है कि आयातकों को तय सीमा के इक्विपमेंट के सप्लाई में असमर्थ है। सप्लाई में देरी की वजह से नोटिस बायर और सेलर के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत एक खास क्लॉज के तहत भेजे गए नोटिस के साथ ही सोलर इक्विपमेंट की सप्लाई एक अप्रत्याशित घटना के चलते रुक सकती है। इंडियन डेवलपर्स को 31 मार्च 2022 तक 5 गीगावाट इक्विपमेंट मिलने वाले हैं। ऐसे में सप्लाई में रुकावट होने वाली एक अहम जानकारी भी हासिल लगी है। देश में सोलर पावर इक्विपमेंट बनाने के लिए जो फैक्ट्रियां लगाई गई हैं, जिनमें हुए साल सिर्फ गीगावाट कैपेसिटी के सोलर सेल और 15 गीगावाट के सोलर मॉड्यूल्स बनाए गए हैं, जबकि यहां दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी प्रोग्राम चल रहा है। एक इंडियन कंपनी के सीईओ ने पहचान बताने से मना करते हुए बताया कि समुद्र के रास्ते माल जुलाई में रुकावट आने की भाड़ा 4 गुना हो गया है। इसके अलावा कंटेनर के अभाव हैं और अब नोटिस आ रहे हैं। इन सबसे चौतरफा समस्याएं पैदा होने वाली है। इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिल रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट की माने तो 378 रुपए महंगा होकर 46,980 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर से बिक रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत में 46,592 रुपए पर था। सराफा बाजार में चांदी 469 रुपए महंगी हो गई है, 61,080 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इस हफ्ते की शुरुआत में 60,611 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। त्योहारों के बीच देश में सोने की मांग पटरी पर लौट आई है। बीते महीने यानी सितंबर में 91 टन सोने की आयात हुई थी। यह सितंबर 2020 के मुकाबले 678 और कोविड महामारी शुरू होने से पहले यानी सितंबर 2019 के मुकाबले 250% ज्यादा है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतों में 20% कमी और इस साल त्योहारों में बेहतर मांग की संभावनाओं ने सोने की आयात को बढ़ा दिया है। पिछले साल सितंबर में सिर्फ 12 टन सोने का आयात हुआ था। सितंबर 2019 में केवल 26 टन सोने का आयात हुआ था, लेकिन इस साल सितंबर में सोने का आयात उछलकर 91 टन हो गया है। सीएम अशोक गहलोत ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर योगी सरकार पर फिर हमला बोला। गहलोत ने कहा कि यूपी के सीएम को चाहिए था कि विपक्षी पार्टियों के लिए लोगों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करते। यूपी ऐसा प्रदेश बन गया है जहां विपक्षी पार्टियों को रोकने की परंपरा बन गई है। सरकार की जैसी मंशा होती है, पुलिस वैसा ही बर्ताव करती है। वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। गहलोत ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा की पहले की स्पीच को सबने सुना है। इसमें जनता को खुलेआम कहा गया है कि मंत्री बनने से पहले मैं क्या था, ऐसी स्थिति पैदा कर दूंगा कि सब भाग जाएंगे। किसानों का मरना किसे कहते हैं, 8 लोग मारे गए, दिल दहलाने वाला सीन बन गया है। इसके बावजूद ना अजय मिश्रा ने इस्तीफा दिया, ना प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। इनके बेटे पर किसानों को कुचलने और मारने का भी आरोप है। स्वामीनारायण गुरुकुल की गौशाला में शुक्रवार रात अज्ञात व्यक्ति ने 1.5 साल के एक बच्चे को छोड़ दिया। गौशाला के एक सेवक ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना में मंत्री हर्ष सिंघवी को भी बुलाया गया। गांव में जांच किया गया, 65 सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। आखिर में बच्चे को छोड़ गांधीनगर में सचिन दीक्षित राजस्थान के कोटा से मिले। हालांकि बच्चे के पिता सचिन है या नहीं है, इसकी जानकारी अभी नहीं आई है।
बता दें कि मासूम बालक को शुक्रवार रात लगभग 8:30 बजे एक युवक गौशाला के सामने गेट पर छोड़ गया था। गौशाला के सेवक के फोन करने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को कब्जे में लेकर उसके देखभाल की व्यवस्था शुरू कर दी और माता पिता की खोज अभी भी जारी है। बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, सभी ने राहत की सांस ले रखी है। लगभग 9 से 10 महीने के बच्चे के मां की कमी ना हो, इसलिए स्थानीय नगर सेवक दीप्तिबेन पटेल ने देखभाल की जिम्मेदारी संभाली है। बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए सभी ने उसका नाम मुस्कान रखा हुआ है। गुजरात और पड़ोसी राज्यों में लापता बच्चों की जानकारी मंगाई गई है। एलसीबी, एलओजी, स्थानीय पुलिस समेत कुल 100 से अधिक पुलिस जवानों की टीमें बच्चे की फोटो लेकर आसपास के 45 गांवों से पूछताछ कर रही हैं। 70 सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई है। सोशल मीडिया, टीवी चैनल पर खबर आने के बाद बच्चे को लेकर सभी चिंतित थे। दिन भर में 190 परिवार ने बच्चे को गोद लेने का ऑफर भी किया। वहीं पुलिस की जांच में बच्चे की छोड़ने वाले पिता सचिन दीक्षित का पता चल गया। गांधीनगर में रहने वाला सचिन दीक्षित बच्चे को गौशाला में छोड़कर परिवार के साथ राजस्थान भाग गया है। उसको सेंट्रो कार में शिवांश का जूता मिलने पर आशंका मजबूत हो गई है। बच्चे का असली नाम शिवांश होने की जानकारी भी सामने आई है। जयपुर में शुक्रवार शनिवार को दरियामिनानी रात पुलिस ने अपराधियों पर सेना की स्टाइल में सर्जिकल स्ट्राइक करी। देर रात 3 बजे शुरू हुए मार्च सर्च ऑपरेशन में पुलिस ने 145 बदमाशों और हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। जयपुर के चारों सर्किल और 371 जगहों पर 250 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने गैंगवार में शामिल आरोपी, हिस्ट्री शीटर, फरार वारंटी, चोरी की वारदातों में शामिल 342 बदमाशों की सूची बनाई है। एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लामा ने बताया कि शनिवार तड़के करीब 3 बजे पुलिसकर्मियों ने जयपुर के चारों सर्किल में ऑपरेशन शुरू किया। मानसरोवर, मुहाना सहित कई सारी जगहों पर 341 स्थानों पर पुलिस की टीम पहुंची। हर टीम में 7 पुलिसकर्मी थे। हर थाना स्तर पर बदमाशों की पकड़ कर घरों की तलाशी ली गई। उन्होंने बताया कि सुबह 3 बजे से शुरू हुआ अभियान दोपहर करीब 12 बजे तक जारी रहा। जयपुर में फरार चल रहे बदमाशों को पकड़ने के लिए एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लामा ने 3 दिन पहले ऑपरेशन कर पकड़ने की योजना बनाई थी। गैंगवार में शामिल बदमाशों व फरार अपराधियों की सूची बनाई गई, जिसके बाद से चारों सर्किल के एसपी, क्राइम एसपी, एएसपी और इसके अलावा क्राइम ब्रांच की डीएसपी टीम के साथ मीटिंग की गई। एक दिन पहले कमिश्नरेट में सारे अधिकारियों के साथ फाइनल कर पूरा प्लान बनाया गया। इस ऑपरेशन में पुलिस कर्मियों को भी शामिल किया गया था। एक दिन पहले ही शाम को सभी को अलर्ट कर दिया गया था। तड़के करीब 3 बजे तक सारी टीम को ऑपरेशन में लगा दिया गया। एक एक करके टीमों ने 150 से ज्यादा बदमाशों को पकड़ लिया। एडिशनल कमिश्नर ने बताया कि जयपुर में लगातार बड़ी वारदातों के कारण प्लानिंग बनाई गई थी। बिहार में तेज ब्रदर्स के बीच विरासत की लड़ाई हो गई है। सत्ता के शीर्ष पर जाने के लिए दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ लगातार नई चालें चल रहे हैं। तेज प्रताप और जहां बगावती सुर अपनाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी राष्ट्रीय जनता दल की विरासत खुद के पास रखने के लिए अपनी ताकत का एहसास करवा रहे हैं। तारापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के 2 दिन पहले जहां तेज प्रताप के समर्थन से संजय कुमार ने निर्दलीय के तौर पर अपना नामांकन किया था, वहीं तेज प्रताप से समर्थन पाकर संजय कुमार ने तारापुर विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए अपना नामांकन तो कर दिया, लेकिन 2 दिन के अंदर ही तेजस्वी ने बड़ी चाल भी चल दी। शनिवार शाम संजय कुमार को अपने आवास के लिए पर बुलाया तेजस्वी ने। उसने मुलाकात करने के बाद उन्होंने अपना नामांकन वापस करने का ऐलान किया और आरजेडी में भी शामिल हो गए। वहीं अब तेजस्वी के इस फैसले पर तेज प्रताप भड़क उठे हैं। उम्मीदवारी वापस लेने पर संजय कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी है। वहीं संजय कुमार ने कहा कि बिहार में आरजेडी सरकार बनानी है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि आरजेडी परिवार को मजबूत बनाने के लिए मैं अपना नामांकन वापस लूंगा। मेरा मकसद है तारापुर के आरजेडी उम्मीदवार को जिताना। संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं। बतौर राजनीतिक सलाहकार तेजस्वी यादव के साथ लंबे समय से काम कर चुके हैं। संजय यादव तेजस्वी के रिश्तेदार भी हैं और संजय यादव की तेजस्वी यादव से पहली बार दिल्ली में 2010 में मुलाकात हुई थी। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन शनिवार रात 8:30 बजे दिल्ली से एयरपोर्ट के विशेष विमान ATR 72 से आगरा के खेरिया हवाई अड्डे पर 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंची। रविवार सुबह वह सबसे पहले ताज का दीदार करेंगी। ASI के मुताबिक रविवार सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक ताजमहल पर्यटकों के लिए बंद रहेगा, जबकि आगरा किला सुबह 9:50 से 11:50 तक बंद रखा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी 2020 में हुए दौरे के बाद अब कोई VVIP मेहमान ताज के दीदार करने के लिए आएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्स के ताजा
ताज दौरे को लेकर रॉयल गेट के मुख्य गुंबद के बीच नहर की सफाई का काम भी कराया। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर शांति बहाली के लिए भारत और चीन के बीच उच्च सैन्य स्तर की 13वीं दौर की वार्ता रविवार सुबह 10:30 बजे चीन की तरफ मोल्दो बॉर्डर पॉइंट पर होगी। बैठक में भारत तनातनी वाले शेष बिंदुओं से चीनी सेना की पूरी तरह वापसी पर जोर देगा। 31 जुलाई को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 12वें दौर की वार्ता होगी। यह वार्ता करीब 9 घंटे तक चलेगी। इसमें भारत ने पूर्व लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स समेत कई चीजों पर जोर डाला है। 14 जुलाई को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी चीनी समकक्ष मुओंग के लिए द्विपक्षीय बैठक की थी और उस वक्त दुबानशे में शंघाई सहयोग सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक में इस तरह हुई थी कि इस मुलाकात में एएलसी को लेकर चर्चा के मुद्दे की बात भी हुई थी, जिसमें जयशंकर ने कहा था कि स्थिति में एक तरफा परिवर्तन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा था कि सीमा क्षेत्रों में हमारे संबंधों के विकास के लिए शांति और व्यवस्था की पूरी तरह वापसी बहुत जरूरी। दोनों देश पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों में अपने अपने सैनिकों और हथियारों को हटाने की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, लेकिन टकराव वाली बाकी जगहों पर सैनिकों को वापस ले जाने की शुरुआत अभी तक नहीं हो पाई है। दोनों के बीच पिछले साल मई से पूर्वी लद्दाख के कुछ स्थानों को लेकर सैन्य गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले का खतरा लगातार मंडरा रहा है। शनिवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने भी शीर्ष अधिकारियों के साथ इसको लेकर बैठक की। दिल्ली पुलिस को त्योहार सीजन के दौरान दिल्ली में आतंकवादी हमले के इनपुट मिले हैं। इनपुट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने शनिवार को शीर्ष अधिकारियों की बैठक करने के साथ ही आतंकवाद विरोधी उपायों पर भी चर्चा की। आतंकवादियों को स्थानीय लोगों का समर्थन लेने से कैसे रोका जाए, इस बात को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसा कोई हमला अब तक नहीं हुआ है, न हो सकता है जब तक हमलावरों को स्थानीय समर्थन ना मिले। अस्थाना ने कहा कि स्थानीय गैंगस्टर रूढ़िवादिता तत्व इस तरह के हमले में मदद कर सकते हैं। इससे पहले 7 अक्टूबर को स्पेशल सेल की स्वात टीम ने कश्मीरी गेट बस अड्डे पर 3 आतंकियों को मार गिराया था, साथ ही एक को पकड़ लिया था। उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त सागर सिंह कुलसी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कश्मीरी गेट बस अड्डे पर 4 आतंकवादी घुस गए हैं और लोगों को बंधक बना लिया है। सूचना मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ फायर ब्रिगेड की टीम और सिविल डिफेंस कर्मी और मेडिकल टीम के साथ एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचकर स्पेशल सेल की स्वात टीम ने कार्रवाई भी शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के इलाके में खाली करवा दिया है। अंदर घुसकर पुलिस टीम ने आतंकवादियों को चुनौती दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई के दौरान एक आतंकी को पकड़ लिया गया जबकि 3 को मार दिया गया है। देश में त्योहारों के बीच कोरोना के मामले रविवार को 20,000 से नीचे आ गए। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 208 के दिनों के बाद सबसे कम आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना में 18,166 नए मामले सामने आए, जिसमें 214 लोगों की मौत हुई है। वहीं सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि भारत में अब कोरोना के 2,30,971 सक्रिय मरीज बचे हुए 208 दिनों में सबसे कम है, जबकि रिकवरी रेट 96.99% दर्ज किया गया है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक है। कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने शनिवार को कहा कि भारत के इतिहास लेखन में भूली हुई आवाजों को फिर से हासिल करने के पक्षधर है, लेकिन आज के राजनीतिक दुरुपयोग के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, हम घावों को खरोच रहे हैं जिन्हें ठीक होने के लिए देना चाहिए था। अगर 500 साल पहले ये मुसलमान बुरे थे तो क्या आज के मुसलमानों को इसके लिए भुगतना होगा? मुझे इससे समस्या है और इसके लिए मैं खामोश हूं। तो फिलहाल 100 खबरों के इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे के न्यूज नेशनल।